हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो आज मैं कार्बन एवं उसके यौगिक का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाला पार्ट में मैंने कार्बन के भौतिक गुण धर्म को पढ़ाया था और उसके नामांकन करने के बारे में बताया था और उसके कौन कौन से मुख्य भौतिक गुण धर्म है। तो सारे कुछ उस वीडियो में मैंने बताया है। अगला पार्ट में मैंने कार्बन के रासायनिक गुण धर्म के बारे में बताया हूँ, जिसमें है मेरा सबसे पहला दहन, उसके बाद है ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और कुछ और अन्य रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, मेरा सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है दहन। तो दहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दहन किसको कहते हैं? कोई सी भी चीज को जलना, ठीक है। और जलने के परिणाम स्वरूप हम लोग को क्या मिलता है तो हम लोग को पता ही है। तो कार्बन एवं कार्बन के सभी अपरूप, ठीक है। कार्बन के मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के मेनली 3 अपरूप हैं जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वो है हीरा, उसके बाद में ग्रेफाइट और एक फ्लोरीन। उसके अलावा जितने भी सारे पेड़ पौधे, मनुष्य, किताबें, कलमें, जितने भी सारे वस्तुएं हैं, सारे क्या हैं? कार्बन के ही रूप हैं, कार्बन के ही बने होते हैं। तो वो जब ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश छोड़ते हैं और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसी को हम लोग दहन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए मैंने 2 उदाहरण लिया है। तो उदाहरण में मैंने क्या लिया है कि कोई भी कार्बन है और कार्बन को जब O2 के साथ में, O2 हमारा ऑक्सीजन है, उसके साथ में जब दहन की क्रिया करेंगे तो दहन की क्रिया करने के बाद में CO2 गैस प्राप्त होगा और साथ में हम लोगों को ऊष्मा एवं प्रकाश मिलेगा। उसके बाद मैंने एक और उदाहरण लिया है मेथेन का, और मेथेन होता है CH4। उसको जब हम क्या करेंगे, O2 के साथ में दहन करेंगे, हम लोगों को CO2 प्राप्त होगा प्लस में H2O, जल के अणु भी निकलेंगे एवं ऊष्मा एवं प्रकाश हम लोग को साथ में मिलेंगे। इसी प्रकार से मैंने एक और उदाहरण लिया है CH3CH2OH। इसको जब हम लोग O2 के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, एक कार्बन का प्रूफ है, तो इसके साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो CO2 प्राप्त होगा प्लस H2O प्राप्त होगा, प्लस में ऊष्मा एवं प्रकाश हम लोगों को मिलेंगे। तो इसके बारे में, दहन के बारे में कुछ और भी तथ्य को मैंने आगे लिखा है, जिसको जान लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगा दहन को समझने में। तो देखिए, सबसे मेरा पहला पॉइंट है कि संतृप्त कार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर, जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको जलाने पर स्वस्थ ज्वाला निकलेगी, ठीक है। स्वस्थ ज्वाला कहने का मतलब है वो पूरी तरह से जलेगी। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर काली धुआं एवं पीली ज्वाला निकलेगी, ठीक है। जैसे कोयला को हम लोग जलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा काला काला धुआं निकलता है, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट कवर किया है जिसमें लिखा हूं कि वायु की आपूर्ति सीमित कर देने पर, अगर यदि हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो वो तो स्वस्थ ज्वाला निकलेगी, लेकिन अगर हम वायु की आपूर्ति को सीमित कर देते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी काले धुआं छोड़ने लगेगी, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायु के उपस्थिति में ही कोई भी चीज जलता है, ठीक है। अब मैंने कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में बताया हूं कि कोयला एवं पेट्रोलियम का उद्भव कैसे हुआ, कैसे बना। तो कोयला एवं पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव अवशेषों से हुआ है। तो जैव अवशेष किसको कहते हैं? जितने भी सारे हमारे धरती पर पेड़ पौधे जीव जंतु उपस्थित हैं, उसके अवशेष जो बहुत ही लाखों करोड़ों साल पहले जब किसी भी प्रकार से भूकंप या ज्वालामुखी कारण वो धरती के अंदर चले गए, तो उसी को क्या कहते हैं? जैव अवशेष कहते हैं। तो लाखों साल पहले संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण पुराने वृक्ष, फर्न एवं अन्य पौधे का अवशेष धरती में चट्टानों की परतों के बीच दब गए। तो धरती के अंदर में हमारा क्या है? लेयर वाइज लेयर हमारा चट्टाने हैं। तो चट्टान के बीच में क्या हुआ कि जितने भी अवशेष थे, वृक्ष के अवशेष, फर्न के अवशेष और कुछ अन्य पौधे के अवशेष, ये क्या हो गए? दब गए। और दब गए तो धीरे धीरे करके वो क्या हो गए? संपीड़ित हो गए, क्षय हो गए, और क्षय होने के बाद में कोयला बन गए। ये कोयला का निर्माण हुआ। लेकिन पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ स्टूडेंट? पेट्रोलियम तो हमारा लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में होता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण इन पेड़ पौधों से नहीं हुआ,
पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले समुद्री पेड़, समुद्री जीव जब क्या हो गए हैं, जब मृत्यु के बाद या किसी तरह के आपदा के बाद वो समुद्र तल में गाद के रूप में जम गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, समुद्री पौधे अथवा जीवों का अवशेष, जीवों के मृत होने पर उसका शरीर समुद्र तल में गाद से ढक गए और प्रबल दाब के कारण क्या हो गए हैं, वह तेल एवं गैस के रूप में निर्मित हो गए हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कोयला और पेट्रोलियम किसको कहते हैं समझ गए। तो कोयला सिंपली क्या होता है कि ये क्या होता है, भूपरपट्टी पर भूकंप वगैरह आने से क्या होता है, जब अवशेष दब जाते हैं तो कोयला का निर्माण होता है। लेकिन पेट्रोलियम का क्या होता है, वो समुद्री जीव या समुद्री पौधे जब गाद के रूप में ढक जाते हैं या दब जाते हैं, उससे जब बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, उसको खाने लगते हैं। बैक्टीरिया खाने के बाद में वो क्या होता है कि प्रबल दाब के कारण तेल एवं गैस के रूप में पेट्रोलियम बन जाते हैं। अब मैं आगे पढ़ाता हूं। देखिए, उसके बाद मेरा अगला पॉइंट था ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन देने वाला। तो कुछ कार्बन के पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं मतलब उसके अंदर पहले से ही ऑक्सीजन के कण मौजूद हैं। वो किसी भी प्रकार से अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन को अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं, तो उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। कुछ पदार्थ ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता रखते हैं, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो जो पदार्थ ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता रखते हैं उसको ऑक्सीकारक कहते हैं और इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। उसके बाद मेरा अगला है संकलन अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। आप लोग उस चैप्टर को जरूर, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आप यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नोट्स आप लोगों को 10th क्लास से रिलेटेड बहुत ही अच्छे ढंग से नोट्स आप लोगों को मिलता रहे, जिसको आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपका दिमाग में पूरी तरह से घुस जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया जाता है, उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो जो कार्बन के डबल बॉन्ड है, जैसे मान के चलिए मैंने पहले यहाँ पे देखिए कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है तो हम एक और हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन जोड़ने से क्या होगा कि एक डबल बॉन्ड जो है, देखिए एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो दो हाइड्रोजन इसके साथ में शेयर हो जाएगा, एक इसको एक इसको। तो हाइड्रोजन जोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट कि जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें हम एक और हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी चीज को मैंने इस प्रकार से लिखा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हम हाइड्रोजन के अणु जोड़ते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, उसी को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। तो इन सब क्रियाओं को करने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है स्टूडेंट, उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया को गति देता है, अभिक्रिया को अच्छे तरीके से होने में मदद करता है, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऐसा किया जाता है। तो मैंने एक उदाहरण दिया है, इसमें हमारा इस प्रकार से हमारा पहले संरचना था, इसमें हमारा डबल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद देखिए मैंने डबल हाइड्रोजन को जोड़ा है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। देखिए मेरा कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार से आप उदाहरण इसको जरूर दीजिएगा, तभी आप लोगों को नंबर मिल पाएगा। अब मैंने नोट में कुछ लिखा है जिसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। नोट में है, वनस्पति तेल असंतृप्त कार्बन वाला होता है। वनस्पति तेल स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। तो जितने भी वनस्पति तेल का मतलब होता है कि हमारा पौधों से प्राप्त होने वाला, जैसे सरसों का तेल वगैरह जितना भी है, ये क्या होते हैं, वनस्पति तेल हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। इसको उपयोग करने से किसी भी प्रकार का हानि नहीं होता है। लेकिन भोजन को पकाने के लिए असंतृप्त वसा वाले तेल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है,
तो वनस्पति तेल का ही उपयोग हम लोगों को भोजन पकाने के लिए करना चाहिए। जंतु वसा, जंतु का वसा जो चर्बी होता है वो क्या होता है, संतृप्त होता है। जैसे जितने भी प्रकार के हम लोग वसा जंतु से लेते हैं, जैसे मांस खाते हैं, तो मांस खाने से जो हम लोग को वसा मिलता है वो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो मटन खाने से, चिकन खाने से हम लोगों को संतृप्त वसा मिलता है। तो संतृप्त वसा क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब मेरा अगला पॉइंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया से पहले मैं आप लोगों को याद करा दूं कि विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाया था, जिसमें क्या था कि विस्थापन अभिक्रिया में किसी तत्व जो है दूसरे तत्व के अणुओं को क्या करता था, वहां से विस्थापित करके एक अलग यौगिक बनाता था। तो उसी को हम लोग कार्बन के साथ में जब करेंगे तो उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्लोरीन जो है, क्लोरीन का भी क्रिया करवाएंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा CH4 है, इसके साथ में जब क्लोरीन का भी क्रिया करवाएंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के अणु को धीरे धीरे करके कुछ टाइम के बाद में हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देता है, उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए मैंने एक उदाहरण लिया CH4, ये हमारा मीथेन है, मेथेन भी बोल सकते हैं। तो जब इसमें क्लोरीन के साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा CH3 बचेगा। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन हमारा 4 था, लेकिन हमारा यहाँ पे 3 ही बचा, उसके साथ में हमारा क्लोरीन आके जुड़ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसका संरचना भी कैसे बनाना है मैंने पहले वाला वीडियो में Cl2 के साथ में संरचना भी बताया हूं। तो Cl क्या हुआ, इसके साथ में जुड़ गया, और H जो है एक Cl के साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में बाहर निकल गया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए एथेनॉल, एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एथेनॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं, शराब। ठीक है, और एथेनॉल सभी अल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उपयोग भी पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप, ठीक है, जैसे टोरेक्स वगैरह, उदाहरण में मैं टोरेक्स दे देता हूँ। टोरेक्स जो कफ का सिरप है, इसको भी बनाने में एल्कोहल का ही उपयोग होता है, एथेनॉल का ही उपयोग होता है। उसके बाद है टॉनिक, जितने भी तरह के डॉक्टर के द्वारा टॉनिक दिया जाता है उसमें भी अल्कोहल का मात्रा होता है। एवं औषधि, जितने भी दवाएं हैं उसमें भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मैं अगला पेज में पढ़ाता हूं। मेरा अगला पॉइंट है एथेनॉल को जल में किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। तो अल्कोहल को हम जल के साथ में मिला सकते हैं, यह जल के साथ में बहुत ही अच्छा विलायक होता है, अच्छी तरीके से मिल जाता है। तनु एथेनॉल को थोड़ी सी मात्रा का सेवन करने पर भी नशा आ जाता है। ठीक है, डाइल्यूट जो लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, उस एथेनॉल को अगर हम थोड़ी सी भी सेवन करते हैं तो हमको नशा आ जाता है। उसके बाद है शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से मानसिक दुविधा, नींद का न आना, भाव शून्यता आ जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाता है। यह अकृत को भी प्रभावित करता है। तो एथेनॉल जो है वो अकृत को भी, मानव शरीर में अकृत होता है उसको भी प्रभावित करता है, उसको भी खराब करने लगता है, और हमारे सोचने समझने की शक्ति खो जाता है, भाव शून्यता आ जाता है। ठीक है, ये सारी बीमारियां हमको होने लगती है। अब एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो हमारा अचार और सिरका, ठीक है, आप लोगों को मैंने अम्ल वाला चैप्टर में बताया हूं कि अचार और सिरका में एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन, ये केल्विन में है स्टूडेंट, डिग्री में हमारा क्या हो जाएगा, 273 केल्विन में हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमारा 290 है, तो थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा ज्यादा गलनांक होता है, इसीलिए क्या होता है, यह शीत ऋतु में जम जाता है। तो जो एथेनोइक अम्ल है वो शीत ऋतु में क्या होता है, जम जाता है, क्योंकि उसका शीत ऋतु में
हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो 0 डिग्री के लमसम ही हमारा 290 केल्विन होता है। इसको आप लोग समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से होता है। अब मैं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया पढ़ता हूँ। देखिए, एस्टरीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। एथेनोइक अम्ल का उपयोग एस्टरीकरण में किया जाता है। तो CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH, ये हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल हमारा ये वाला है, और ये हमारा एथेनॉल है। तो जब मैं एथेनोइक अम्ल के साथ में एथेनॉल का भी क्रिया करवाएंगे तो हम लोगों को एस्टर प्राप्त होगा और साथ में जल के अणु हम लोगों को मिलेंगे। उसके बाद है क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो जब एथेनोइक अम्ल क्षारक के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्षारक क्या होता है, NaOH हमारा क्षारक है। इसके साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। ये तो बहुत ही आसान है। तो NaOH के साथ में जब CH3 COOH को अभिक्रिया करवाएंगे तो CH3 COONA बना देगा और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और H2O जल के अणु के रूप में बाहर आएगा। तो क्षारक के साथ में क्या अभिक्रिया करता है, लवण एवं जल बनाता है। उसके बाद है कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। तो 2CH3 COOH प्लस Na2CO3। तो Na2CO3 हमारा क्या है, कार्बोनेट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एथेनोइक अम्ल है। तो एथेनोइक अम्ल को जब कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण प्राप्त होगा और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकलेगा। उसके बाद है इसी प्रकार से जब हम इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे उस समय भी हमारा लवण और जल के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्राप्त होंगे। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो है साबुन तथा अपमार्जक। अंतिम और चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है साबुन और अपमार्जक। ठीक है, तो साबुन में क्या होता है, एक संरचना हम लोग दे देते हैं। कोई कपड़ा है उसमें हमारा क्या है, तेल का दाग या किसी भी प्रकार से दाग लटक गया है, तो उसमें जब अभिक्रिया होता है साबुन का तो इस प्रकार से हमारा बनता है। तो इसको हम लोग पूरा डायग्राम के द्वारा पूरा यहाँ पे समझेंगे। तो ये जो हमारा पूछनुमा होता है ये हमारा क्या करता है, दाग के साथ में अभिक्रिया करता है, और ये हमारा देख सकते हैं मुंडी का आकार का है ये वाला। ये क्या करता है, जल के साथ में अभिक्रिया करके दूर भागने का कोशिश करता है। तो ये जो है सो क्या करेगा, इसका पूछ में ये दाग चिपक जाएगा, और ये जब दूर भागेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से दाग रिमूव हो जाता है। तो इसी को चलिए मैं यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, साबुन अधिकांश मैल क्या होते हैं, तैलीय होते हैं, और वसा जल में अघुलनशील होता है। वसा क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है। साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमारा सोडियम एवं पोटेशियम लवण पाए जाते हैं। तो साबुन हमारा सिंपली क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लंबी श्रृंखला होता है जिसके अंदर में सोडियम एवं पोटेशियम के लवण पाए जाते हैं। और साबुन के अणु दो सिरे के होते हैं। साबुन के जो अणु होते हैं वो दो सिरे के होते हैं। एक सिरा जो होता है जल से अभिक्रिया करके बाहर की ओर होता है, और एक होता है मैल के साथ में अभिक्रिया करने वाला। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि साबुन का आयनिक भाग कौन सा है हमारा स्टूडेंट, ये गोल वाला। तो आयनिक भाग जल के साथ अभिक्रिया करके इमल्सन बनाता है, झाग बनाता है, एवं कार्बन श्रृंखला वाला सिरा, पीछे वाला जो सिरा है वो क्या करता है, मैल से अभिक्रिया करता है। इस प्रकार साबुन का मिशेल मैल को पानी से बाहर निकालकर कपड़े को साफ कर देता है। उसके बाद मिशेल किसको कहते हैं, तो मिशेल इस एक पूछ को ही मिशेल कहते हैं। किसी एक पूछ को हम क्या कहेंगे, मिशेल कहेंगे। तो साबुन के अणु जिसके दो सिरे होते हैं उसे मिशेल कहते हैं। जल में विलय सिरे को जल रागी। तो जल में जो विलय होते हैं, तो जल में विलय कौन होते हैं स्टूडेंट, ये जो गोल वाला भाग जो होता है जो जल के साथ में अभिक्रिया करता है उसी को जल रागी कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को जल विरागी कहते हैं। देखिए मैंने कपड़ा लिया, कपड़ा के ऊपर में दाग लगा हुआ है, और इस प्रकार से हमारा मिशेल इस प्रकार से निकलता है। जो मुंडी वाला भाग है ये हमारा
जल रागी है और पीछे वाला भाग जल विरागी है। अब मैं अपमार्जक के बारे में भी पढ़ लेता हूं। तो जो अपमार्जक होता है कठोर जल में उपयोग किया जाता है। जिस जल में कठोरता होती है, कठोरता का मतलब होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ठीक है। जनरली पानी में क्या होते हैं, सोडियम एवं पोटेशियम के लवण होते हैं, लेकिन जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण भी पानी में आ जाते हैं तो जल क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। कठोर जल किसको कहेंगे, जब पानी में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण भी उपस्थित रहेंगे। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के अनुपस्थित रहेंगे तो साबुन को क्या करना पड़ेगा, अधिक मात्रा में घिसना पड़ेगा, क्योंकि साबुन जो है उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साबुन बहुत ही ज्यादा मात्रा में रगड़ना पड़ेगा। तो इसी समस्या को निपटान के लिए अपमार्जक यौगिक का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाला कार्बन वाले सल्फोनिक लवण एवं अमोनियम लवण होते हैं, ठीक है। ये सल्फोनिक लवण एवं अमोनियम लवण होते हैं जो क्या करते हैं, जल की कठोरता को दूर कर देते हैं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया करके। उसके बाद हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कठोर जल को अस्थायी कठोरता दूर करने में, शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में। तो जितने भी तरह के निरमा है, घड़ी है, सर्फ, सारे के सारे अपमार्जक के गिनती में आते हैं और ये सारे अपमार्जक हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।